हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एक कोर्स है उसको स्टार्ट करेंगे और उसका आज पहला लेक्चर है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो जो पहला हमारा लेक्चर है वो लॉजिक पे है। हम लॉजिक के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले ये कोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेड जो बुक्स हैं वो उनकी लिस्ट है, और फिर मेन टॉपिक्स हैं, कोई 12 के करीब टॉपिक्स हैं जिनको हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर को बाकायदा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि आपके जो वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। कुछ उनमें से डिस्क्रीट होती हैं और कुछ उनमें से कॉन्टीन्यूस होती हैं। इसकी जो क्लासिक एग्जांपल है वो आपकी एनालॉग और डिजिटल वॉच है। जो एनालॉग आपकी वॉच है वो कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल करती है, और जो डिजिटल वॉच है वो हर डिजिट एक दूसरे डिजिट के बाद आता है और दरमियान में एक गैप होता है। तो कॉन्टीन्यूस को तो हम फर्दर स्टडी नहीं करेंगे। इसको हम डिस्क्रीट के बारे में हमने पढ़ना है कि डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। डिस्क्रीट ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके दरमियान, जिनकी अक्रेंस के दरमियान कोई गैप होता है, चाहे वो गैप छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो गैप होता है। अब कुछ सेट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स ऐसा सेट होता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपके नंबर्स जो हैं वो उनको अकोमोडेट करता है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और सेट ऑफ रियल नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ऐसे नंबर जिनको हम आप इमेजिन कर सकें, जो आप यूज़ करते हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। इसके मुकाबले में नॉन रियल नंबर्स होते हैं, वो एक डिफरेंट डोमेन आ जाती है। लेकिन जो है वो रियल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है इसका तल्लक ऐसे प्रोसेसेस से है जो कि कुछ इंडिविजुअल स्टेप्स पे मुश्तमिल होते हैं। हम लेटर ऑन जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो स्टेप्स क्या हैं और किन स्टेप्स के ज़रिए हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं और प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो लॉजिक की बात करेंगे कि लॉजिक क्या है। लॉजिक वो प्रिंसिपल्स हैं, स्टडी ऑफ दोज प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स जिनकी वजह से हम किसी चीज़ को वैलिड या इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे सामने कोई स्टेटमेंट आ जाती है, कोई एक सिंपल स्टेटमेंट आ जाती है कि आज जो है वो बारिश हो रही है, तो वो क्या लॉजिक होगी जिसकी बुनियाद पे हम देखेंगे कि वाकई आज बारिश हो रही है या नहीं हो रही। ज़ाहिर है हम बाहर जाके ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्या फ़र्श गीला है, आज बारिश हुई है नहीं हुई। तो वो जो भी हम प्रिंसिपल तय करेंगे या मेथड तय करेंगे जिससे हम उस आर्गूमेंट को, यही जो आज बारिश होगी या आज बारिश हुई है, इस आर्गूमेंट को हम किस बुनियाद पे वैलिड आर्गूमेंट कहेंगे और किस बुनियाद पे इनवैलिड कहेंगे। वो जो बुनियाद है, वो जो प्रिंसिपल है या वो मेथड है, उसको हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक को अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना होता है कि एक स्टेटमेंट क्या होती है, सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है। एक स्टेटमेंट कोई ओपिनियन या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कुछ क्लेम किया गया होता है। मतलब हर स्टेटमेंट, जो हर लाइन जो है या हर जो इबारत जो है वो स्टेटमेंट नहीं होती। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट उसको कहते हैं जिसमें कोई ओपिनियन दी गई होती है, जो कि जिससे आप एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, या कोई क्लेम किया गया होता है। जैसा कि मैंने मिसाल दी कि आज बारिश हुई है, ये एक क्लेम है। ये क्लेम ठीक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ऐसी जुमलों को, ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कहते हैं जिनमें कोई ना कोई जो है वो आपको दी जाती है, कोई डिक्लेरेशन की जाती है या क्लेम किया जा सकता है। अब वो जो है वो डिक्लेरेशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन दोनों नहीं हो सकती बैक वक्त। या आज बारिश हुई है या आज बारिश नहीं हुई है, मतलब कोई दरमियानी सूरत हाल नहीं, यानी दोनों नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि बारिश हुई भी है और नहीं भी हुई।
तो ऐसी जुमलों को, ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कहते हैं और इनको हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट अल्टरनेटिवली इस्तेमाल होंगे तो आप समझ जाइएगा कि प्रोपोजिशन का मतलब स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट का मतलब प्रोपोजिशन। एग्जांपल के तौर पे 2 + 2 = 4, ये एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट कैसे है, इसमें क्लेम किया गया है कि 2 को 2 में जमा करें तो 4 आ जाता है। अब ये क्लेम ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इस बहस में हम बाद में जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये एक क्लेम है, तो ये एक स्टेटमेंट है। इसी तरीके से आगे एक सेंटेंस है, इट इज़ संडे टुडे। अच्छा, या संडे आज हो सकता है या संडे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि संडे हो भी और ना भी, यानी कोई एक साइड है, या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दोनों बैक वक्त नहीं हो सकती। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। तो अगर कोई प्रपोजिशन या कोई स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम ये कहते हैं कि उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है। ट्रूथ वैल्यू से क्या मुराद है? ट्रूथ वैल्यू से मुराद ये है कि वो आर्गूमेंट है क्या, वो जो स्टेटमेंट है वो है क्या, वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये ट्रू होना और उसका फॉल्स होना बेसिकली उसकी ट्रूथ वैल्यू कहलाती है। और अगर वो प्रपोजिशन फॉल्स होगी तो हम कहेंगे कि उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अब ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स हैं और इनको डिनोट किया जाता है ट्रू को टी से और फॉल्स को एफ से। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ स्टेटमेंट है और कौन सी चीज़ स्टेटमेंट नहीं है, यानी कौन सी चीज़ प्रोपोजिशन है और कौन सी चीज़ प्रोपोजिशन नहीं है। सबसे पहले प्रोपोजिशन क्या है? ग्रास इज़ ग्रीन। ये आप एक क्लेम कर रहे हैं कि घास जो है वो ग्रीन है। ये ग्रीन हो भी सकती है और ग्रीन नहीं भी हो सकती, बैक वक्त दोनों नहीं हो सकती, इसलिए ये एक प्रपोजिशन है। इसी तरह 4 + 2 = 6, यानी 4 को 2 में जमा करें तो 6 आता है, ये क्लेम किया गया है, ये प्रपोजिशन है। इसी तरीके से 4 + 2 = 7, ये भी प्रपोजिशन है। ऑल्दो कि ये गलत है, 4 + 2 7 नहीं होता, लेकिन ये प्रपोजिशन है, ये क्लेम है। अगली सेंटेंस देखें, देयर आर 4 फिंगर्स इन अ हैंड। एक हाथ में 4 उंगलियां होती हैं, ये प्रोपोजिशन है, ये क्लेम किया गया है 4 होती हैं। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, नहीं 4 नहीं होती या 4 होती हैं, लेकिन ये एक प्रोपोजिशन है। अब क्या चीज़ें प्रोपोजिशन नहीं है? पहला है जी क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद करो। अब ये कोई क्लेम नहीं है, ये एक ऑर्डर है। ऑर्डर दिया जा रहा है कि जी भाई दरवाज़ा बंद कर दो। तो इससे मतलब कोई ये वो क्लेम नहीं किया गया, कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया हमारे सामने, बल्कि सिंपल एक जुमला लिखा गया कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। नंबर 2 पे है x इज़ ग्रेटर देन 2। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि शायद ये प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन नहीं है, इसलिए कि जब तक आपको x की वैल्यू पता नहीं चलती ये कोई क्लेम नहीं बन सकता। इसके लिए आपको x की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। इसी तरीके से ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी रिच भी एक जो है वो इनकम्प्लीट है। जब तक आपको पता ना हो कि ये ही कौन है, तब तक वो क्लेम जो है ना वो अपना बाकायदा क्लेम नहीं बनेगा। ही इज़ वेरी रिच, अब ये ही कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसलिए ये प्रोपोजिशन नहीं है। इसी तरीके से एक रूल है, इसको जहन में रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें जिससे पिछले सेंटेंस में बेसिकली एक कोई क्लेम उसके अगले सेंटेंस के मानी को वाज़े कर दे, मसलन 2 आपके पास सेंटेंस मिले हुए आ जाएं और पहले में पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के मानी को क्लियर कर दे, यानी वो इनकम्प्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो जाए, तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि अगर देखें, हमने पीछे देखा कि x इज़ ग्रेटर देन 2, ये x इज़ ग्रेटर देन 2 जो है ये हमने कहा था कि प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। लेकिन उससे पिछली स्टेटमेंट में अगर x की वैल्यू हमें दे दी जाए तो अब हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 1 है और 1 इज़ ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2 नहीं है, ये फॉल्स है, लेकिन अब ये स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन बन चुकी है। इसी तरीके से पीछे हमने देखा कि ही इज़ वेरी रिच एक सेंटेंस था जिसको हम कह रहे थे कि ये इट्स नॉट प्रोपोजिशन, नहीं है, प्रोपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर आपको पिछली ही स्टेटमेंट में ये बता दिया जाए कि बात ही में कौन हमारा सब्जेक्ट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वो है बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ वेरी रिच। अब ये एक
स्टेटमेंट बन चुकी है या प्रोपोजिशन बन चुकी है। क्यों? क्योंकि हमें ही का वैल्यू पता चल गई है, हमें पता चल गया कि ही कौन है। ही जो है वो बिल गेट्स है। आई एम श्योर कि आप बिल गेट्स को जानते हैं और वो काफ़ी रिच आदमी है। तो अब ये एक स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है, बिल गेट्स वाकई अमीर आदमी है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो है वो मज़ीद एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि ये चीज़ स्टेटमेंट है या नहीं है। पहला नंबर पे है जी x+2 इज़ पॉजिटिव। आपका क्या ख्याल है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है? ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। मे आई कम इन, मे आई कम इन एक क्वेश्चन है और याद रखिएगा क्वेश्चन कभी भी स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन में आप कोई डिक्लेरेशन या क्लेम नहीं कर रहे होते। तो ये आपने हमेशा चीज़ याद रखनी है। इसी तरीके से आपकी दीगर चीज़ें हैं, इनको आप देख लें कि ये स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। सिंपल स्टेटमेंट के बाद अगली चीज़ आती है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट मुख्तलिफ़ सिंपल स्टेटमेंट्स को मिलाएं तो आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट मिलती है जिसमें आपके मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स को जोड़ा जाता है। अब उन मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उन्हें हम कनेक्टिव्स कहते हैं या कनेक्टर्स कहते हैं। यानी जो चीज़ कनेक्ट कर रही है, दो स्टेटमेंट्स को जो चीज़ कनेक्ट करती है उसको हम कनेक्टिव्स कहते हैं और उसको लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है। अब ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला कनेक्टिव एंड है, दूसरा और है और तीसरा नॉट है। ये तीनों कनेक्टिव्स स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहली एग्जांपल देखें, 3+2=5 एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। दूसरी स्टेटमेंट देखें, द ग्रास इज़ ग्रीन और इट इज़ हॉट टुडे। ये दूसरी कंपाउंड स्टेटमेंट है। तीसरी कंपाउंड स्टेटमेंट चेक करें कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मी। अब ये है डिफ़िकल्ट टू मी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इनको जोड़ा गया है नॉट के ज़रिए। अब ये एंड और नॉट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। इनको लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं। इन स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट साइंस से। आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको आप कोई भी किसी भी वेरिएबल से, किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। PQRXYZLMNO, कोई भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है, लेटर है, उससे आप उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेंगे, आपके पास एक स्टेटमेंट है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये एक P है, यानी ये P स्टेटमेंट है और Q स्टेटमेंट है 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यानी अपनी स्टेटमेंट्स को आप डिफरेंट लेटर्स के ज़रिए डिनोट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी जो कनेक्टिव्स हैं उनकी। आपके पास सबसे पहले नेगेशन का कनेक्टिव आता है। इसको मतलब इसका नॉट होता है, यानी उल्ट, जो भी चीज़ है उसका उल्ट। इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है ये टिल्डे सिंबल है, इसको टिल्डे कहते हैं। फिर कंजक्शन है जिसको हम एंड कहते हैं, ये इस सिंबल से ज़ाहिर होता है, इसको हैट कहते हैं। फिर डिसजंक्शन है, इसका मीनिंग और में आता है और इसको हम वेल से डिनोट करते हैं। फिर आपके पास कंडीशनल है, इफ़ देन, यानी इफ़ ये हो और देन ये आगे हो। लेटर ऑन हम इसको देखेंगे ये क्या है। इसको एरो से ज़ाहिर करते हैं। और फिर आपके पास बाय कंडीशनल है जिसका मीनिंग ये होता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़, और इसको डबल एरो से ज़ाहिर करते हैं। तो ये हम लेटर ऑन दोनों कंडीशनल और बाय कंडीशनल्स, ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं जिनको हमने बाद में स्टडी करना है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इन एग्जांपल्स में सपोज़ हमारे पास वही दो स्टेटमेंट्स हैं, P है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और Q है 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो अब P एंड Q क्या होगा? P हैट Q, यानी P एंड Q क्या होगा? पहले आप P लिखेंगे, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हैट की जगह एंड लिखेंगे और दूसरी स्टेटमेंट Q यानी 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। इसी तरीके से इनको और करें तो सबसे पहले P और Q क्या किसके बराबर होगा? पहले P इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फिर ये जो वेल है, वेल का जो सिंबल है इसका मतलब होता है और 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। और इसी तरीके से आपने नॉट करना है P का, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसका नॉट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखा जा सकता है इंग्लिश में लिखते हुए।
आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये भी लिख सकते हैं। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनमें हमने ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं इनको इस्तेमाल किया है। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स को सिंबल से इंग्लिश में और इंग्लिश से सिंबल में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मसलन पी हमारे पास है इट इज़ हॉट, और क्यू है हमारे पास इट इज़ सनी। तो इट इज़ नॉट हॉट टिल्डे पी, इट इज़ हॉट एंड सनी पी एंड क्यू, इट इज़ हॉट और सनी पी और क्यू, इट इज़ नॉट हॉट बट सनी यानी नेगेशन पी एंड क्यू, इट इज़ नीदर हॉट नॉर सनी नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो ये इसकी ट्रांसलेशन है। आप इसको जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से सिंबल्स में और सिंबल से वापस इंग्लिश लैंग्वेज में। नीचे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप देख लेंगे और ये आपको मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। अब आगे जी ट्रांसलेशन है फ्रॉम सिंबल टू इंग्लिश। इसी तरीके से हम सिंबल से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हों और उनको सिंबल दिया गया हो तो उसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं वापस इंग्लिश के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर हम तमाम पॉसिबल वैल्यूज़, किसी भी स्टेटमेंट की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो लिख देते हैं। लेटर ऑन अभी इसको अगर समझ नहीं भी आई तो इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आगे हमने जितने भी एक्सरसाइजेस करनी हैं उनमें बहुत हद तक हमने ट्रूथ टेबल्स बनाने हैं, उनको इस्तेमाल करने हैं। तो अभी अगर ये समझ नहीं भी आया तो इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, या नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम देख लेंगे। इसी तरीके से आगे नेगेशन की बात कर रहे हैं और ट्रूथ टेबल की बात कर रहे हैं। अब नेगेशन है, नेगेशन का हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। नेगेशन सिंपली क्या है कि एक स्टेटमेंट है, उसकी जो उलट, उसकी जो अपोजिट स्टेटमेंट या उसको नॉट लगा के जो स्टेटमेंट बनती है उसको हम नेगेशन कहते हैं। इसको नॉट पी पढ़ा जाता है, डिनोट इसको टिल्डे पी से किया जाता है। सपोज़ आपके पास एक स्टेटमेंट है पी। अब पी की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक वैल्यू उसकी ट्रू हो सकती है और दूसरी पॉसिबल वैल्यू उसकी फॉल्स हो सकती है। तो ये हमने पी की दोनों वैल्यूज़ लिख दी, ठीक हो गया। ये एक कॉलम में लिख दी, ये हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। तो एक कॉलम में पी की दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई। पहले उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ट्रू और फॉल्स, वो दोनों हमने लिख दी। अब जब पी की वैल्यू ट्रू है तो टिल्डे पी की वैल्यू क्या होगी, उसके ऑपोजिट। तो ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है, फॉल्स। इसी तरीके से जब पी की वैल्यू फॉल्स है तो टिल्डे पी या निगेशन पी क्या होगी, ट्रू। यानी ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स और फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। तो आई होप आपको ये ट्रूथ टेबल समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने इसको बड़े आसान तरीके से यहाँ पे कवर किया। उसके बाद हम बात करेंगे कंजक्शन की। कंजक्शन क्या चीज़ है कि कंजक्शन बेसिकली एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल है। हम दो स्टेटमेंट्स को एंड ऑपरेटर के ज़रिए जब जोड़ते हैं उसको कंजक्शन कहा जाता है। अब ये क्या है, सपोज़ हमारे पास पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों को हमने एंड के ज़रिए जोड़ना है तो हम इसको पी एंड क्यू कहेंगे और इसको डिनोट करेंगे पी हैट क्यू से। P hat Q is true only when both P and Q are true। अब ये एंड जो चीज़ है, एंड ज़ाहिर करती है इस चीज़ को जिसमें हम दोनों चीज़ों को, ये बोथ के मीनिंग में आती है। मिसाल के तौर पे आपको आपका कोई दोस्त कहे कि मैं और मेरा भाई आपके घर आएंगे। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा कि मैं और मेरा भाई आपके घर आएंगे। अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अब ये किस केस में ट्रू होगी, सपोज़ जो आपका दोस्त था सिर्फ वो आया आपके घर, तो क्या ये स्टेटमेंट मैं और मेरा भाई आएंगे ट्रू होगी, नहीं, ये फॉल्स होगी। क्यों, क्योंकि वो दोनों नहीं आए बल्कि सिर्फ वो आपका दोस्त आया। अच्छा, वो आपका दोस्त किस वजह से नहीं आ सका, उसका भाई आया आपके पास, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि मैं और मेरा भाई आपके पास आएंगे, नहीं, वो अगेन फॉल्स होगी। अच्छा, अगर दोनों ही ना आए, ना आपका दोस्त आए और ना आपका भाई आए, तो ज़ाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं हुई क्योंकि दोनों ही नहीं आए। ये कब ट्रू होगी, जब एग्जैक्टली वो दोनों आएंगे, आपका दोस्त भी आएगा और उसका भाई भी आपके घर आएगा, तब ये ट्रू होगी। अब इसको ज़रा हम देख लेते हैं ट्रूथ टेबल में। सबसे पहले आपके पास P और Q हैं।
सबसे पहले आपने Q की जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो लिख ली। एक दफ़ा P ट्रू है, Q भी ट्रू है, दूसरी दफ़ा P ट्रू है, Q फॉल्स है, फिर P फॉल्स है और Q ट्रू है, और फिर P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है। ये आपकी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई। अब जो मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले दी उसको अपने जहन में रखें। P आपका दोस्त है, Q उसका भाई है, और उसने कहा था कि हम दोनों आएंगे। सपोज़ P भी आ गया आपके घर और Q भी आ गया, दोनों ट्रू हैं, यानी P भी आया और Q भी आया, तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है। P आया यानी आपका दोस्त आया लेकिन उसका भाई नहीं आया, तो फॉल्स। आपका दोस्त नहीं आया, उसका भाई आ गया, तो भी फॉल्स, और दोनों नहीं आए तो ऑटोमेटिकली फॉल्स। तो इसके रिज़ल्ट को ज़रा देखें। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप दो स्टेटमेंट्स का एंड करते हैं तो वो सिर्फ तब ट्रू होती है जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों। समझ आई? P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, तब आपका रिजल्ट P एंड Q ट्रू आता है, अदरवाइज़ हर केस में वो फॉल्स होगा। ठीक हो गया जी। अब हम और की तरफ चलते हैं, जो हमारा डिसजंक्शन है जिसको हम और कहते हैं, ये इसको इंक्लूसिव और कहते हैं। मैं लेटर ऑन बताऊंगा कि इसको इंक्लूसिव और क्यों कहते हैं और इस और की और कौन सी टाइप होती है। देखिए ज़रा कि इफ़ P एंड Q आर स्टेटमेंट्स, P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, देन डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज़ P और Q, और इसको डिनोट करते हैं एज P वेल Q या P वेल Q। ठीक है जी। रिमार्क्स ये हैं कि P वेल Q इज़ ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ P और Q इज़ ट्रू, यानी दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। और ये सिर्फ तब फॉल्स होगी, ये उससे थोड़ी सी उल्ट है, ये P वेल Q तब फॉल्स होगी जब दोनों P एंड Q फॉल्स हो जाएंगे। इसको उसी मिसाल से देखने की कोशिश करते हैं। आपको आपका दोस्त कहता है कि मैं या मेरा भाई आपके घर आएंगे। ठीक हो गया। सपोज़ आपका दोस्त आ गया लेकिन उसका भाई नहीं आया, तो उसने स्टेटमेंट क्या दी थी कि मैं या मेरा भाई आएंगे, तो ज़ाहिर है दोनों में से एक आ गया है, तो ये ट्रू हो गई। अब वो दोस्त नहीं आया लेकिन उसका भाई आ गया। अब उसने स्टेटमेंट क्या दी थी कि मैं या मेरा भाई आएंगे, वो खुद नहीं आया, उसका भाई आ गया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब वो दोनों आ जाते हैं, यानी आपका दोस्त भी आ गया और आपका भाई भी आ गया, तो उसने कहा था मैं या मेरा भाई आएंगे, तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि दोनों आ गए। दोनों मतलब कोई एक भी आ जाता तो ट्रू हो जाता रिजल्ट, लेकिन दोनों आ गए तो ये ट्रू है। ये फॉल्स कब होगा कि जब आपका दोस्त भी ना आए और उसका भाई भी ना आए, तो ये तब फॉल्स होगा। इसको ट्रूथ टेबल में देख लेते हैं। सबसे पहले P और Q और उनकी पॉसिबल वैल्यूज़ लिख ली। P ट्रू, Q ट्रू, P ट्रू, Q फॉल्स, P फॉल्स, Q ट्रू, और P फॉल्स, Q फॉल्स। यानी इसको उस एग्जांपल के तनाजुर में देखें। आपने देखा कि आपका दोस्त भी आ गया, उसका भाई भी आ गया, ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट मैं या मेरा भाई आएंगे ट्रू होगी। आपका दोस्त आ गया लेकिन उसका भाई नहीं आया, तो स्टेटमेंट क्या थी? मैं या मेरा भाई, तो ट्रू होगी। आपका दोस्त नहीं आया लेकिन उसका भाई आ गया, ठीक है, तब भी ट्रू होगी। फॉल्स कब होगी? जब ना आपका दोस्त आया और ना उसका भाई आया, तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, इस फ़र्क को जो है वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब जो इसमें कुछ नीचे नोट लिखा हुआ है कि एफ़ इज़ ओनली इन द रो वेयर बोथ पी एंड क्यू हैव एफ़। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप दो स्टेटमेंट्स को और करेंगे तो आपने सिर्फ ये देखना है कि और करते हुए आपका रिज़ल्ट सिर्फ तब फॉल्स होगा जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी। दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा। आज के लिए इतना ही। ये आई होप कि आपको जो है वो आज का लेक्चर मुझे आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।